हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साइको। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में अभी तक हमने नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन इसको कंप्लीट कर लिया है, इकोसिस्टम को देख लिया है और इकोसिस्टम के टाइप्स को देख लिया है। पिछली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम को देखा था, जिसमें मेजर कितने दो टाइप होते हैं हमारे इकोसिस्टम के। पहला होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। ओके, आर्टिफिशियल यानी जो मानव निर्मित है। नेचुरल में फिर इसके टाइप आ जाते हैं, दो आ जाता है। एक होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी जलीय पारिस्थितिक तंत्र और दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल पारिस्थितिक तंत्र। फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम में इसके दो पार्ट होते हैं, एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम फिर होता है मरीन इकोसिस्टम। हमने पिछली वीडियो में लैंटिक लॉटिक वेटलैंड ये फ्रेश वाला इकोसिस्टम इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। साथ में हमने टेरेस्ट्रियल की जो चार इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन, डेजर्ट, इनको भी कंप्लीट कर लिया। अब जो बचा है मरीन इकोसिस्टम बचा है और ये इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ मरीन इकोसिस्टम को करेंगे। ये वीडियो बाकी वीडियो के मुकाबले छोटी होगी लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पिछली बार का अगर आप बंदरों का पेपर उठा के देखोगे तो मरीन इकोसिस्टम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो मरीन इकोसिस्टम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, मरीन इकोसिस्टम को देख लेते हैं। तो देखिए, सागरीय पारिस्थितिक तंत्र, ओशन इकोसिस्टम या फिर मरीन इकोसिस्टम। देखिए, विश्व के सागरों में स्थल की अपेक्षा अधिक बायोमास पाया जाता है। समुद्र पारितंत्र में आहार श्रृंखला सूर्य के प्रकाश, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा पोषक तत्वों की उपलब्धता आदि पर निर्भर करती है। ये सभी कारक मुख्य रूप से जलीय पारितंत्र की ऊपरी सतह पर उपलब्ध होते हैं। गहराई में जाने पर प्रकाश की उपलब्धता कम हो जाती है। 200 मीटर से अधिक जाने पर पूर्णतः अंधेरा हो जाता है। देखिए क्या होता है, समुद्र है जो जितना भी इसका जो बायोमास है, समुद्र जैसे ये समुद्र है, तो जो अधिकतर इसका बायोमास है, जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, वो ऊपरी सतह पर रहते हैं। ऊपरी सतह पर क्यों रहते हैं? क्योंकि सूर्य का प्रकाश ऊपरी सतह तक आता है। अगर आप समुद्र तल में 200 मीटर से नीचे जाओगे, समुद्र की तल से 200 मीटर तक नीचे जाओगे तो टोटल अंधेरा होता है, वहां तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। 200 मीटर तक के क्षेत्र को फोटिक जोन बोलते हैं, यानी जो ऊपर का प्रकाशित जोन है, जहां पे सूर्य की प्रकाश आ रही है, उसको बोलते हैं फोटिक जोन। और 200 मीटर से नीचे जब हम जाएंगे, जहां पे अंधेरा, उसको बोलते हैं एफोटिक जोन। ओके, अप्रकाशित क्षेत्र। ठीक, प्रकाशित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादक प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। अब जो प्रकाशित क्षेत्र फोटिक जोन है, उसमें जो प्रोड्यूसर है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन का निर्माण करते हैं, तथा अप्रकाशित क्षेत्र में रहने वाले प्राणी अवसादों पर निर्भर रहते हैं। और जो एफोटिक जोन है, वहां पे जो भी जीव जंतु, वैसे तो बहुत कम पाए जाते हैं, जो भी वहां पे रहते हैं वो सेडिमेंट को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ओके, नीचे वाले क्षेत्र में जहाँ पे प्रकाश नहीं है, तो वो क्या खाते हैं? सेडिमेंट्स खाते हैं, अवसाद खाते हैं। ओके, तो ऊपर वाला क्षेत्र जो हो गया, जो जिसको हम प्रकाशित क्षेत्र बोल रहे हैं, यहाँ पे जीव जंतु प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाएंगे, यानी कि जो प्रोड्यूसर होगा वो अपना खाना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाएंगे। और यहाँ पे फूड चैन भी पाई जाती है अच्छी खासी, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। और नीचे जहाँ पे लाइट नहीं, एफोटिक जोन बोल रहे हैं जिसको हम, वहां पे जो जीव जंतु है वो अवसादों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि सेडिमेंट्स पर निर्भर रहते हैं। ठीक, सागरीय क्षेत्र को गहराई के आधार पर निम्न मंडलों में बांटा गया है। अब जो ओशन है उसको गहराई के आधार पर डिफरेंट डिवीजन में बांटा गया है। तो देखिए, इसमें मेन होता है पैलेजिक और बेंथिक। अब जैसे मैं यहाँ पे एक सागर ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे जैसे मान के चलिए ये सागर है, ये पानी भरा है। ओके, और ये नीचे जो ये है, ये सागर का तल है। ठीक, ये सॉलिड चीजों से, सॉलिड मटेरियल से मिलकर बना है, और ऊपर क्या है, इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है। तो जितना ये एरिया जिसमें पानी है, इसको पूरे जितना भी एरिया इसमें पानी है, इसको बोलते हैं पैलेजिक रीजन। ठीक है, पैलेजिक रीजन बोलते हैं। और जो नीचे जो सॉलिड है, जो सतह है, समुद्र का सतह है, इसको बोलते हैं बेंथिक रीजन। ओके, नीचे वाली सतह को, जहां पे पानी खत्म हो जाता है उसके बाद जो शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं बेंथिक रीजन। ओके, फिर पैलेजिक रीजन में फिर दो आ जाते हैं हमारे, फोटिक जोन और एफोटिक जोन, यानी कि प्रकाशित मंडल और अप्रकाशित मंडल, है ना। 200 मीटर तक क्या होंगे? प्रकाशित मंडल होगा। 200 मीटर के बाद क्या होगा? अप्रकाशित मंडल होगा। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है मेन, इसके आगे आपको जानने की जरूरत नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो मेन डिवीजन हो गया पैलेजिक और बेंथिक। फिर पैलेजिक में फिर दो डिवीजन आ जाता है, प्रकाशित मंडल और अप्रकाशित मंडल। अब आगे देखते हैं समुद्रीय जंतु और पादप, फ्लोरा फौना देखते हैं समुद्र में जो पाए जाते हैं। सागरीय जीवों का वितरण दाब अनुकूलता, जो कि गहराई के साथ बढ़ती जाती है, के आधार पर किया जाता है, जिन्हें मुख्य रूप से
प्लवक यानी कि प्लैंकटन, नेक्टन और बेंथस के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्लैंकटन, नेक्टर और बेंथस इन सबको देखेंगे और इन्हीं पे क्वेश्चन बनता है। देखिए सागरीय जीव देखते हैं, पैलेजिक रीजन और बेंथिक रीजन, दो रीजन बताया मैंने आपको। पैलेजिक रीजन जो पानी वाला रीजन है और बेंथिक रीजन जहां पे पानी खत्म हो जाता है उसके बाद जो रीजन आता है उसको बोलते हैं बेंथिक रीजन। तो जो पैलेजिक रीजन में उसमें प्लैंकटन और नेक्टन ये पाए जाते हैं। फिर प्लैंकटन के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है फाइटोप्लैंकटन और एक होता है जू प्लैंकटन यानी कि पादप प्लवक और जंतु प्लवक होता है। फिर जो हमारा बेंथिक रीजन है वहां पे पाए जाते हैं बेंथस। ठीक, अब इनको एक एक करके देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं प्लैंकटन या फिर प्लवक, ये होता क्या है। प्लवक या फिर प्लैंकटन समुदाय मुख्य रूप से समुद्र के प्रकाशीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, पहली चीज कि जो ये प्लैंकटन होंगे वो कहाँ पाए जाते हैं, फोटिक जोन में पाए जाते हैं, जिसमें सूक्ष्म पादप होते हैं, छोटे मोटे प्लांट्स होते हैं, एल्गी होते हैं, शैवाल होते हैं, सूक्ष्म जीव भी इसमें शामिल होते हैं। ओके, तो प्लैंकटन में क्या क्या होता है, छोटे मोटे पौधे होंगे, एल्गी हो गए और छोटे मोटे जीव हो गए। फिर प्लैंकटन को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला होता है हमारा फाइटोप्लैंकटन यानी कि पादप प्लवक और दूसरा होता है हमारा जू प्लैंकटन या फिर जंतु प्लवक। तो सबसे पहले देखते हैं पादप प्लवक यानी कि फाइटोप्लैंकटन। पादप प्लवक सूक्ष्म आकार के अत्यधिक जनन क्षमता वाले सूक्ष्म जीव होते हैं जो अत्यंत कम समय एवं अनुकूल परिस्थितियों में सागर के जल के आवरण को ढक लेते हैं। ये प्रायः स्वपोषी होते हैं जो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन निर्माण करते हैं। तो फाइटोप्लैंकटन क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो कहाँ पे रहेंगे, पहली बात तो प्रकाशीय क्षेत्र में रहेंगे, समुद्र के फोटिक जोन में रहेंगे। दूसरा ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना खाना बनाते हैं। ओके, इसलिए इसको बोलते हैं फाइटोप्लैंकटन। पादप इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं और यही जो समुद्रीय फूड चेन है उसमें क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर क्या हो जाएंगे, फाइटोप्लैंकटन होते हैं। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, जो एग्जाम्पल पूछा गया था पिछली बार वनदरोगा में भी, कि शैवाल तथा डायटम, जो एल्गी होता है और डायटम इसके एग्जाम्पल है। और आकार अत्यधिक सूक्ष्म होता है, इनका आकार जो होता है वो बहुत छोटा होता है। और एक चीज और, जैसे ऊपर लिखा होता है कि इनमें रिप्रोडक्शन करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, मतलब ये बहुत जल्दी अपना रिप्रोडक्शन करते हैं और बहुत जल्दी जल्दी ये फैल जाते हैं पूरे समुद्र में। यद्यपि इनका सर्वाधिक विकास ठंडे सागरीय जल में होता है, किंतु सागरीय धाराएं इन्हें अन्य क्षेत्रों में वितरित कर देती है। तो जो इनका जो डेवलपमेंट होता है या फिर जहां पे सबसे ज्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं, कहाँ पे करते हैं, जो ठंडे इलाके होते हैं समुद्र के, ठंडे जल के आसपास ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन जो समुद्र का जल है वो बहता रहता है, समुद्र का जल इधर उधर इनको अपने साथ बहा के ले जा लेता है, इसलिए इनको फैला देता है पूरे समुद्र में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, एल्गी हो गए और डायटम हो गए। फिर और भी एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ये वाले दो एग्जाम्पल है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जाम्पल है गोनियालैक्स और दूसरा एग्जाम्पल है जिम्नोडियम। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पिछली बार। तो गोनियालैक्स और जिम्नोडियम ये क्या है, फाइटोप्लैंकटन के एग्जाम्पल है। इनमें क्या होता है, जनन तीव्र गति से होता है। ठीक है, अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया, जिससे लाल भूरे रंग के पादपों की आधिक्य हो जाती है, उसे लाल ज्वार या फिर रेड टाइड्स कहते हैं। इनका विकास गर्म सागरीय क्षेत्र में होता है। अब देखिए ध्यान देने वाले, शैवाल या फिर एल्गी और डायटम कहाँ पे हो रहे हैं, ठंडे क्षेत्र में हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो गोनियालैक्स और जिम्नोडियम है, ये पहली बार कैसे कलर के होते हैं, लाल भूरे रंग के होते हैं, रेड और ब्राउन कलर के होते हैं। और इनमें क्या होता है, प्रोडक्शन, इनमें रिप्रोडक्शन बहुत तेज होता है। तो जब ये रिप्रोड्यूस करते रहेंगे, फैलते जाते हैं, तो ये पूरा एक लाल भूरे रंग का पूरा एक लेयर बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेड टाइड्स। ये पूरा लाल लाल दिखता है, अगर समुद्र को हम ऊपर से देखेंगे तो इन्हीं की वजह से समुद्र लाल भूरा रंग का दिखता है। ओके, इनके वजह से, गोनियालैक्स और जिम्नोडियम की वजह से। और ये किस रीजन में रहते हैं, गर्म रीजन में रहते हैं। जहां पे एल्गी और डायटम ठंडे में रहते हैं, ये कहां पे रहते हैं, गर्म रीजन में रहते हैं। ठीक है, ये तो हो गए फाइटोप्लैंकटन। अब हम आगे चलते हैं, जू प्लैंकटन देखते हैं। जू प्लैंकटन या फिर जंतु प्लवक, देखिए ये छोटे क्रस्टेशियन और अकशेरुकी मतलब कि इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट उन एनिमल्स को कहा जाता है या उन जंतुओं को कहा जाता है जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। वर्टिब्रा जो कॉलम होता है वो नहीं पाया जाता, वो एब्सेंट होता है, इसलिए इनको अकशेरुकी या फिर इनवर्टिब्रेट बोला जाता है। ओके, इनका आकार 1 मिलीमीटर से कई मीटर तक हो सकता है। ये प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राइमरी कंज्यूमर है ये जूप्लैंक्टन, यानी कि जो फाइटोप्लैंक्टन है उनको खाते हैं ये। ठीक, ये शाकाहारी भी हो सकते हैं
हर्बीवोरस हो सकते हैं, मांसाहारी भी हो सकते हैं, कार्निवोरस भी हो सकते हैं, और सेडिमेंट जो अवसाद है उनसे भी ये पोषण ग्रहण करते हैं। ओके, कुछ जंतु प्लैंकटन अपने जीवन चक्र में कुछ ही समय तक प्लैंकटन की श्रेणी में रहते हैं, बड़े होने पर ये नेक्टर और बेंथिस समूह में आ जाते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि जो जू प्लैंकटन है, कि कुछ जू प्लैंकटन ऐसे होते हैं कुछ समय तक तो ये क्या रहेंगे, प्लैंकटन वाले ग्रुप में रहेंगे, और फिर ये बड़े होते रहते हैं, बड़े होते होते ये किस में पहुंच जाते हैं, नेक्टन वाले समूह में पहुंच जाते हैं, या फिर बेंथिस वाले समूह में पहुंच जाते हैं। बेंथिस वाला समूह अभी हम नीचे देखेंगे, नेक्टन दोनों। ओके, तो जू प्लैंकटन क्या है, इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है, पहला कि ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, और किनको खाएंगे, ये फाइटोप्लैंकटन को खाएंगे। ठीक, इनका आकार वेरी करता है, 1 mm से कई मीटर तक हो सकता है, और ये क्या होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, ये अकशेरुकी होते हैं, इनवर्टिब्रेट होते हैं। फिर देखते हैं हम नेक्टन समुदाय या फिर नेक्टन कम्युनिटी। सागरीय गहराइयों में स्वतंत्र एवं धारा के विपरीत तैरते हैं। ये क्या, धारा के विपरीत तैरते हैं। इनका आकार बड़ा होता है, वृहदाकार के शक्तिशाली जंतुओं का समूह होता है, जिनमें अधिकांश कशेरुकी होते हैं। इनमें क्या होते हैं, वर्टिब्रेट होते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वो होते हैं। तो नेक्टन समुदाय और जू प्लैंकटन में सबसे बड़ा अंतर ये होगा कि इनका एक तो आकार बड़ा होगा, बहुत बड़े आकार के होते हैं, और दूसरा रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी, यानी वर्टिब्रा कॉलम प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्टन समुदाय की प्रमुख मछलियां हेरिंग्स, स्क्विड, पैलेजिक है। जो नेक्टन समुदाय की प्रमुख, या फिर एग्जाम्पल देखें हम नेक्टन समुदाय का, तो क्या हो गया, हेरिंग्स ये क्या है, मछली है, और स्क्विड्स, पैलेजिक ये भी क्या है, एक मछली है। ये नेक्टन समुदाय के एग्जाम्पल है। नेक्टन वर्ग के अन्य जंतु में क्या आता है, सील। सील क्या आता है, नेक्टन में आता है। वेल जो हो गया, ये भी आपका नेक्टन में ही होता है। समुद्री गाय, डॉल्फिन, क्लोनफिश, स्पॉट कॉकर, परभक्षी, फोटोस्टेमिया, बोनीटूज, बोनीटूज बोनीटूज, हैचेड इत्यादि, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है हमारे नेक्टन के। ओके, एग्जाम्पल याद रखना है, पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेक्टन कम्युनिटी का एग्जाम्पल नहीं है। ओके, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें एक आपका कोई और एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, और 3 रहेंगे नेक्टन के। तो आपको याद होने चाहिए ये सभी। ओके, अब एक और समुदाय पाया जाता है जिसको बोलते हैं बेंथिक समुदाय। ये कहाँ पाए जाएंगे, बेंथस वाले रीजन में पाए जाएंगे। बेंथस वाले रीजन बिल्कुल तलहटी पे पाए जाएंगे समुद्र के। इस समुदाय के अंतर्गत सागर के तल के समीप रहने वाले पादप और जंतु आ जाते हैं। ठीक है, तो इस समुदाय में कौन होंगे, जो सागर के तल, जहां पे पानी एंड होने वाला होता है वहां पे, या फिर जो सागर का तल होता है वहां पे पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में सागरीय शैवाल, ओशियन एल्गी, ईल घास, कछुआ घास एवं अन्य पादप उगते हैं। ये सब क्या होंगे, प्लांट्स होंगे, जो कि इस वाले रीजन में होंगे, बेंथिक वाले रीजन में होंगे। क्या क्या हो गया, सागरीय शैवाल हो गया, ईल घास, कछुआ घास, ये सब हो गया। और जंतु में देखिए तो जंतु में क्या होगा, बाइवेव होगा, मोलस्क होगा, सीपी होगा। सीपी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल, सीपी पूछा जाता है बार। सीपी किस में आ जाता है, बेंथिक वाले में आ जाता है, सीपी हो गया। इसके साथ साथ आपका आई स्टार, शार्क सील, ब्रोटुलिड फिश, वाइवर फिश, प्लैकन ईल, स्क्विड, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस भी इसी में आता है। ओके, ऑक्टोपस भी बेंथिक समुदाय में ही आता है। ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। अब इस रीजन में कुछ ऐसे प्रजाति भी पाए जाते हैं जो रात में भोजन के लिए समुद्र तल पे आ जाते हैं, ऊपर की साइड आ जाते हैं, और फिर दिन में फिर दोबारा नीचे चल जाते हैं, तलहटी पे पहुंच जाते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, स्कारलेट प्रॉन्स। स्कारलेट प्रॉन्स झींगा मछली होता है, लाल कलर का। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्कारलेट प्रॉन्स होता है, झींगा मछली बोलते हैं इसको। और ये क्या करते हैं, ये बेंथिक रीजन के जंतु हैं, और रात के समय ये ऊपर आ जाते हैं, समुद्र के ऊपर आ जाते हैं, और वहां से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। और फिर जो दिन का समय आता है, जैसे सूरज उगता है, तो ये दोबारा नीचे तलहटी पे पहुंच जाते हैं। ओके, साथ में कठोर खोल में रहने वाले प्राणियों की अधिकता बेंथिस समुदाय में पाई जाती है। इस रीजन में ऐसे प्राणी भी पाए जाते हैं जिनका जो शेल वाले जो जानवर होते हैं, जिनमें शेल होता है, कठोर शेल पाया जाता है। तो जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा ना, सीपीज होता है, जिससे मोतियां प्राप्त की जाती है, वो भी इसी रीजन में पाए जाते हैं। इनमें भी क्या होता है, कठोर खोल होता है कैल्शियम का। यहाँ पे विभिन्न बैक्टीरिया एवं सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं, बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। जो हाइड्रोथर्मल वेंट क्या होता है, वह क्षेत्र जहां बेसाल्टिक लावा उत्पन्न होता है। जो समुद्र में आपने देखा हो ना, समुद्र में भी लावा निकलता रहता है, ज्वालामुखी का लावा। तो जिस रीजन में निकलता है वहां पे ये पाए जाते हैं, क्या, बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया आपने पढ़ा होगा, बैक्टीरिया किसी भी इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकता है।
हार्श से हार्श कंडीशन में भी रह सकता है बैक्टीरिया। तो इस रीजन में पाए जाते हैं बैक्टीरिया, कहाँ पे, हाइड्रोथर्मल वेंट में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान जो देना है वो है फूड चेन। फूड चेन कैसी होती है यहाँ की, देखिए हमने देखा फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन समुद्र ऊपर रहते हैं, ठीक है, फोटिक जोन में रहते हैं, प्रकाशित जोन में रहते हैं और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना खाना स्वयं से बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो ये क्या होंगे, हमारे प्रोड्यूसर होंगे, सबसे टॉप पे ये रहेंगे। फिर इसको कौन खाएगा, जू प्लैंक्टन खाएंगे। जू प्लैंक्टन क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। जू प्लैंक्टन को कौन खाएगा, बेंथीज खाएंगे। ओके, बेंथीज खाएंगे। और बेंथीज को कौन खाता है, तो नेक्टन खाते हैं। ओके, ये इसका फूड चेन है, समझ गए। फूड चेन में अभी जैसे हमने पढ़ा, नेक्टन को पहले पढ़ा कि नेक्टन तो बेंथीज से ऊपर रहते हैं, ऊपर रहने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे फूड चेन की बात हो रही, खाता कौन किसको है, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन को बेंथिस और बेंथिस को नेक्टन। तो ये होता है हमारा मरीन इकोसिस्टम या फिर समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे एक चीज और है इसमें, कोरल रीफ इकोसिस्टम, ये भी देख लेते हैं क्योंकि ये भी समुद्र में पाया जाता है। प्रवाल भित्ति परितंत्र या फिर पारिस्थितिक तंत्र, देखिए प्रवाल एक जीवित प्राणी होता है जिसे पॉलिप्स कहते हैं, जो अपने द्वारा बनाई गई कठोर चूने की खोल में रहता है तथा जूजैंथली नामक शैवाल के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है। यही शैवाल इन्हें विशेष रंग प्रदान करता है। तो देखिए जो प्रवाल होता है, कोरल जो होता है, वो क्या है, एक जीवित प्राणी है, पहली बात। दूसरा, ये किस में रहते हैं, चूने से बनाई गई खोल में, खुद से बनाते हैं उसमें रहते हैं। और जूजैंथी नामक एल्गी के साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब कि इस एल्गी को कोरल से कुछ मिलेगा और कोरल को एल्गी से कुछ मिलेगा, मतलब दोनों का फायदा होता है इसमें, उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। अब मैं एक बार आपको कोरल रीफ दिखा देता हूं दिखता कैसे है। तो देखिए इस टाइप का कुछ कोरल रीफ दिखता है। ये अपने जो इन्होंने चूने पत्थर का जो सेल बना रखा है उसके अंदर रहते हैं। और जो ये ऊपर आपको डॉट डॉट दिख रहा है, ये क्या है, एल्गी है, इसके साथ एल्गी है। और एल्गी ही इनको कलर देता है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रंग बिरंगे दिख रहे हैं। तो रंग बिरंगे किसकी वजह से दिख रहे हैं, तो एल्गी की वजह से दिख रहे हैं। इसके ऊपर क्या आ जाता है, एल्गी आ जाता है और एल्गी इनको कलर प्रोवाइड करता है। ओके, ये होते हैं कोरल रीफ। प्रवालों अत्यधिक उत्पादकता एवं जैव विविधता के कारण महासागरीय वर्षावन रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन की संज्ञा दी जाती है। तो क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, कोरल रीफ को कहा जाता है, प्रवाल भित्तियों को कहा जाता है, क्योंकि इसमें बायोडायवर्सिटी सबसे अधिक मात्रा में देखी जाती है कोरल रीफ में। वास्तव में शैवाल एवं जंतु के पारस्परिक संयोग से निर्मित होता है, ठीक है, ये तो हमने देख लिया। ये शैवाल जूजैंथली हमने देखा ना, एल्गी के साथ रहते हैं सिम्बायोटिक में। तो जो एल्गी होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाता है और उस भोजन को ये खा जाते हैं कोरल रीफ। तो ये इस प्रकार से सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं। अगर इनके ऊपर से एल्गी हट गया तो ये मर जाएंगे, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे, इसको ब्लीचिंग बोलते हैं। तो ये शैवाल जूजैंथली प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते हैं और कोरल की भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जिसके बदले में उन्हें कोरल पॉलिप से सुरक्षा एवं आवास क्षेत्र प्राप्त होता है। अब सिम्बायोटिक रिलेशन है, मैंने बोला ना आपको कि दोनों का फायदा होगा। तो कोरल को एल्गी से क्या मिल रहा है, वो खाना बना रहा है, वो खाना खा जा रहा है उसका, फिर बदले में क्या दे रहा है, उसको घर दे रहा है, उसको रहने के लिए घर मिल रहा है और सुरक्षा मिल रही है, ठीक। तो ये इस प्रकार से सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। कोरल मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय महासागर ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। बहुत ही संवेदनशील जीव होते हैं। इनकी मृत्यु के उपरांत दूसरा पॉलिप्स उसकी खोल के ऊपर अपना खोल बनाने लगता है। इस क्रमिक क्रिया के उपरांत लंबे समय में एक विस्तृत भित्ति रीफ निर्मित होता है, जिसे प्रवाल भित्ति बोला जाता है। तो जो कोरल जिसको हम पॉलिप्स बोल रहे हैं, कहाँ पे रहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। एक जो पॉलिप्स मर गया, एक कोरल मर गया, तो उसकी जगह दूसरा ले लेता है और जो उसने जो खोल बनाया था उसके खोल के ऊपर से फिर से अपना घर बनाने लग जाता है। तो इस प्रकार जो लंबी संरचना बन जाती है। ओके, और ये लंबी संरचना जो बन जाती है इसी को बोलते हैं कोरल रीफ या फिर प्रवाल भित्ति। ओके, अब देखिए प्रवालों के विकास के लिए आवश्यक दशाएं क्या क्या चाहिए। प्रवाल का विकास ऐसे उष्ण महासागरों में होता है जिसका तापमान 20 सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस होता है। 20 से 21 के बीच में होना चाहिए, मतलब ज्यादा अधिक भी नहीं है, ज्यादा कम भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर। प्रवाल के विकास के हेतु 60 से 70 मीटर की गहराई उपयुक्त मानी जाती है, यानी समुद्र के तल से ऊपर से 60 से 70 मीटर की गहराई इनके लिए काफी अच्छी मानी जाती है।
ठीक, 60 से 70 ही मीटर क्यों चाहिए इन्हें, क्योंकि वहां पे वो क्या करें, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोजन बना सकता है एल्गी। ओके, इसलिए प्रवालों के विकास हेतु औसतीय सागरीय लवणता कितनी चाहिए, 27 से लेकर 30% पीपीटी, 27 से 30 पीपीटी यानी पार्ट्स पर 1000 होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे भी हमने देखा कि जो 35 पीपीटी से तक में क्या होता है, जो मेरीन इकोसिस्टम पाया जाता है। तो 35 से ऊपर जाएंगे तो वैसे भी मेरीन इकोसिस्टम पाया नहीं जाएगा, तो 27 से 30 इनके लिए बेस्ट होता है कोरल रीफ्स के लिए। अब आगे देखिए प्रवाल भित्ति के प्रकार, कोरल रीफ के टाइप देखिए। पहला होता है तटीय प्रवाल भित्ति, ठीक है, तटीय प्रवाल भित्ति, फिर होता है अवरोधक प्रवाल भित्ति, फिर होता है एटॉल प्रवाल भित्ति। तो एक एक करके देख लेते तीनों। पहला है तटीय प्रवाल भित्ति, फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग रीफ देखिए जो समुद्र तट हो गए या जो महाद्वीप हो गए उनके किनारे पाया जाता है। तटीय प्रवाल भित्तियां सामान्यतः स्थलीय भाग से सटी होती है, जो स्थलीय भाग जहाँ पे समुद्र स्थल से टच होता है वहां पे पाई जाती है, परंतु कभी कभी इनके साथ स्थलीय भाग के बीच अंतराल हो जाने के कारण छोटी लैगूनों का निर्माण हो जाता है, जिसे बोट चैनल बोलते हैं। ठीक, लैगून मतलब कि गड्ढे, छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं, उसको बोला जाता है बोट चैनल। ओके, और ये जो फ्रिंजिंग रीफ या फिर जो तटीय प्रवाल भित्ति है, ये कहाँ पाए जाएंगे, जो समुद्र तट है उसके किनारे पाए जाएंगे। इसका उदाहरण देखें तो तटीय प्रवाल भित्ति इंडिया में पाया जाता है, पहली बात फ्रिंजिंग रीफ ही पाया जाता है इंडिया में। देखिए क्योंकि इंडिया क्या है, समुद्र तट के किनारे है या फिर समुद्र तट लगता है इंडिया से, इसलिए वहां पे पाया जाता है। जैसे कि मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, निकोबार एवं अंडमान निकोबार के जो समूह है, द्वीप समूह, वहां पे पाए जाते हैं। पाक की खाड़ी, दक्षिण फ्लोरिडा, फ्लोरिडा में भी पाए जाते हैं फ्रिंजिंग रीफ। ठीक, तो फ्रिंजिंग रीफ में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये क्या होते हैं, तट के किनारे पाए जाते हैं। दूसरा देखिए बैरियर रीफ, जिसको अवरोधक प्रवाल भित्ति बोलते हैं। देखिए इसमें क्या है, इनका निर्माण सागरीय तट से कुछ दूर किंतु तट के समांतर होता है। अब इनका जो निर्माण होता है सागर से थोड़ा दूर होता है। ये सभी प्रकार की प्रवाल भित्तियों में लंबी, विस्तृत, चौड़ी एवं ऊंची होती है। जितने भी तीन टाइप हैं इसके, तीनों टाइप में सबसे लंबी कौन सी होती है, तो यही वाली होती है, बैरियर रीफ होती है। आपने सुना हो ना ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो, तो वो भी तो यही है, बैरियर वाली, इसी यही वाली टाइप है उसकी भी। ठीक, ये सभी प्रकार की प्रवाल भित्तियां सबसे लंबी, विस्तृत, चौड़ी और ऊंची होती है तथा अलग अलग स्थानों पर टूटी फूटी होती है, जिसके कारण इनका संबंध खुले सागरों से बना रहता है। इसका उदाहरण देखिए ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे 9 डिग्री से 22 डिग्री दक्षिण लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दे दिया के मध्य अवस्थित है, जिसकी लंबाई लगभग 2000 किलोमीटर है। देख लीजिए इसकी लंबाई कितनी है, 2000 किलोमीटर है इसकी। तो इसको दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति भी बोला जाता है, सबसे लंबी है क्योंकि ये 2000 किलोमीटर के आसपास, और ये कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ठीक, हमारा लास्ट टाइप है एटॉल प्रवाल भित्ति, एटॉल रीफ। देखिए प्राय द्वीपों के चारों ओर या जलमग्न पठारों के ऊपर वलयाकार या फिर अंडाकार रूप में पाई जाने वाली संरचना अथवा घोड़े के नाल या मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्ति को एटॉल कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि घोड़े के नाल के आकार वाली प्रवाल भित्ति को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, एटॉल रीफ कहा जाता है। ठीक है, एटॉल रीफ घोड़े के नाल के आकार की होती है, ओके, या फिर अंडाकार रूप में पाई जाती है, और ये ज्यादातर कहाँ पे पाई जाती है, द्वीपों के चारों ओर पाई जाएगी या पठारों के ऊपर, जो जलमग्न पठार है, जो डूब गए हैं पठार जल में, उनके ऊपर पाई जाती है। एटॉल के मध्य में लैगून पाया जाता है एवं इन भित्तियों की ऊपरी सतह पर ताड़ के वृक्ष भी देखे जा सकते हैं। ठीक, एटॉल प्रवाल भित्तियों के समूह को फेरोस कहते हैं। वलयाकार प्रवाल भित्ति के प्रमुख उदाहरण, अब जो एटॉल रीफ है उसका एग्जाम्पल क्या है, फिजी एटॉल, फिजी में पाया जाता है, जो एलिस द्वीप में फूनाफुटी एटॉल, साथ में लक्षद्वीप समूह में भी अनेक एटॉल पाए जाते हैं। ओके, तो एटॉल के एग्जाम्पल आपको याद रखना है, फिजी एटॉल, एलिस द्वीप में जो पाया जाता है फूनाफुटी, और लक्षद्वीप में भी पाए जाते हैं। ठीक, और ये हो गए हमारे प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ के टाइप्स। एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, वो है कोरल ब्लीचिंग, प्रवाल विरंजक। ये क्या होता है, देखिए प्रवाल विरंजक या कोरल ब्लीचिंग का सामान्य अर्थ है प्रवाल पर निर्भर रंगीन शैवाल का पर्यावरण घटकों के नकारात्मक प्रभाव के कारण उस पर से हट जाना, जिससे प्रवाल की सतह पर वास्तविक रंग श्वेत हो जाती है तथा भोजन आपूर्ति बाधित हो जाती है, अंततः प्रवाल क्या हो जाता है, मर जाता है। इसी को प्रवाल विरंजन बोला जाता है या फिर कोरल ब्लीचिंग बोला जाता है।
क्या होता है कि हमने अभी देखा ना, पॉलिप्स बोलते हैं प्रवाल को। पॉलिप्स पे क्या होते हैं, एल्गी होते हैं। उस एल्गी का नाम क्या होता है, जूजेंथली एल्गी होता है। जूजेंथली एल्गी क्या करता है, खाना बनाता है और ये खाते हैं, और उसी एल्गी के कारण इनका कलर भी आता है। तो कई बार क्या होता है कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हो जाते हैं, कि जैसे टेम्परेचर बढ़ गया या कुछ भी हो गया, कुछ विषैला पदार्थ आ गया पानी में, कुछ भी हो गया, उसकी वजह से ये एल्गी उन कोरल रीफ से हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और अब उससे हट जाएंगे तो अब क्या होगा, कोरल को खाना मिलेगा नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और कलर तो इनके वजह से होता ही, तो ये अगर उनसे से हट जाएंगे तो वैसे उनका कलर श्वेत हो जाएगा, यानी सफेद हो जाएगा, उनके ऊपर से जो उनका कलर है वो गायब हो जाएगा। ओके, तो इसी को बोला जाता है कोरल ब्लीचिंग। ये दिखाया गया है इसमें, ये एक हेल्दी कोरल है। फिर इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा स्ट्रेस आता है तो ये देखिए दूर दूर हो गया, ये कोरल, ये जो एल्गी है दूर दूर हो गया, लास्ट में क्या हो गया, पूरा ही हट गया, और ये फिर लास्ट में कोरल मर जाता है जब ये हट जाते हैं। ठीक, यही है। अब देखिए ये होता कैसे है, जब प्रकाश की तीव्रता, जब सूर्य की प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है तो उससे क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी बढ़ जाएगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ जाएगी तो जो ये भोजन बनाएंगे उससे जो इनको ऑक्सीजन मिलेगा कोरल को, वो भी बढ़ जाएगी। उनके सेल में जो ऑक्सीजन पहुंचेगा भोजन लेने से, वो भी बढ़ जाएगा। कोरल क्या करता है, ऑक्सीजन, बड़े ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जानबूझ के इनको हटा देता है, मतलब एक प्रकार का सुसाइड करता है। सुसाइड ही हुआ, अगर वो अपने से इस एल्गी को हटा देगा तो उसके बाद उसे खाना मिलेगा नहीं, वो मर जाएगा। तो देखिए, इस बढ़ी हुई ऑक्सीजन के प्रति संतुलन करने के लिए जो कोरल है जूजेंथली को शरीर से बाहर निकाल देते हैं, या जूजेंथली अपने रंगीन क्लोरोफिल की मात्रा को कम कर देते हैं। तो यहाँ से ही जो ये कोरल ब्लीचिंग है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद एट द एंड कोरल मर जाता है। समुद्री पारितंत्र में प्रवाल एक कीस्टोन मतलब कि वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, जिसके तीव्र विरंजन से सागर में विभिन्न जंतुओं का जीवन खतरे में पड़ जाता है, और इनके ब्लीचिंग से बाकी जो जीव जंतु हैं समुद्र में वो भी अफेक्ट हो जाते हैं। ओके, भारत में देखते हैं, भारत में अंडमान निकोबार, जैसे हमने देखा कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी, लक्षद्वीप में, ओके, नेत्रानी द्वीप, कर्नाटक में एक नेत्रानी द्वीप है, वहां पे भी पाया जाता है कोरल रीफ। ओके, और एक ये महाराष्ट्र में है विजय दुर्ग, यहाँ पे भी पाया जाता है। ओके, तो ये भारत में कुछ जगह है जहाँ पे कोरल रीफ पाए जाते हैं। ओके, तो ये हमारा मेरीन इकोसिस्टम था, ये खत्म हो गया। काफी इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार, तो इस बार भी क्या पता पूछे जाए। तो कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।